नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद में गुरुवार को हुए टकराव के बाद आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति है। एक तरफ जहां विजय चौक से संसद तक मार्च के जरिए विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी ओर एनडीए सांसदों का एक बड़ा गुट संसद परिसर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ इंडिया अलायंस के सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे पर अमित शाह से माफी और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। अमित शाह के बयान पर अब सरकार में शामिल दल के नेता भी बोलने लगे हैं। अब आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता कमल गौतम ने कहा है कि अमित शाह जी का बयान सही नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर को जो लोग भगवान मानते हैं उनके लिए टिप्पणी सही नहीं। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। आप कानून व्यवस्था के आदमी हैं, आप गृह मंत्री हैं। बहुत सारी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं, मंदिर में घुसने पर मारा जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि हम सरकार में शामिल हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जिसको लोग भगवान मानते हैं उसके खिलाफ गलत टिप्पणी की जाए। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बयान ये छोटा नहीं है। अमित शाह के द्वारा ये कहने कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इस पर आरएलडी प्रवक्ता ने कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया तो उसमें माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। वोट मांगने के लिए ये लोग हाथ जोड़कर जाते हैं। हमारा समाज इससे दुखी है। अमित शाह ने ऐसी बात कही है, माफी मांगे और माहौल संभालें। आरएलडी प्रवक्ता ने कहा कि जयंत चौधरी अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ नहीं। अभी आपने देखा कामन का मुद्दा उठा था, सबसे पहले जयंत चौधरी आगे आए थे। अम्बेडकर पर बवाल के बीच लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को हुए बवाल को लेकर कहा कि संसद की मर्यादा बनाकर रखी जानी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी के लोकसभा से निलंबन की मांग की है। इसके लिए उन्होंने राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन और सदन के अपमान का नोटिस दिया है। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नोटिस भेजा है। उन्होंने स्पीकर से मामले को विशेष अधिकार समिति के पास भेजने को कहा। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने केस दर्ज कराया है। वहीं बीजेपी के नागालैंड से महिला सांसद फाननोन कोन्याक ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी बेहद करीब आकर खड़े हो गए, जिससे मैं असहज हो गई थी। हम बेहद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान राहुल गांधी आए और मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। किसी महिला सांसद पर इस तरह चिल्लाना राहुल को शोभा नहीं देता है। मैं दुखी हूँ और सुरक्षा चाहती हूँ। राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज करवाया गया है वो है धारा 109 हत्या का प्रयास, धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 121 सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना, धारा 351 आपराधिक धमकी, धारा 125 दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना। बीएनएस की धारा 109 में हत्या के प्रयास के लिए 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। ये सजा अनिवार्य नहीं है और जज परिस्थिति के आधार पर सजा में बदलाव कर सकते हैं। सिंपल चोट लगने पर धारा 115(2) और गंभीर चोट लगने पर 117(2) लगेगा। इन दोनों ही मामलों में 7 साल की सजा हो सकती है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि दिल्ली पुलिस वही करेगी जो गृह मंत्री कहेंगे। मकर द्वार के सामने जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से योजनाबद्ध था। गृह मंत्री ने BR अम्बेडकर का अपमान किया और हम सभी ने उनसे माफी की मांग की। जयराम रमेश ने कहा कि एनडीए ने मुद्दे को भटकाने के लिए ये सब कुछ सोची समझी साजिश के योजनाबद्ध किया। गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। यह एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ नहीं, BR अम्बेडकर के खिलाफ है। अमित शाह के खिलाफ जारी विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे और उनके इस्तीफे की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी समय समय पर संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करती रहती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी की चालों को समझना होगा। वो पहले असंवैधानिक काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप अन्याय का सामना करने वालों के साथ खड़े होते हैं तो वो झूठे मामले दर्ज करवाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये भाजपा की रणनीति है। बाबा साहेब अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद भूचाल आया हुआ है। मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया है। बीजेपी सीधे राहुल गांधी पर अपने 2 सांसदों को धक्का देने और उन्हें एक धक्के में सीधे आईसीयू पहुंचाने का आरोप लगा रही है। वहीं 80+ उम्र के मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं कि उनको धक्का दिया गया है।
जिससे उनके घुटने में चोट आई। लेकिन 69 साल की उम्र के प्रताप सारंगी को बीजेपी ने बूढ़ा बता दिया है और खड़गे को लेकर ऐसा बयान दिया कि उस पर भी बवाल हो गया। निशिकांत दुबे ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर बहुत अमर्यादित टिप्पणी की और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, मोटा गए हैं, इसलिए गिर गए। मैंने उनको व्यक्तिगत कितनी बार कहा है कि आप अपने वेट को कम करिए, आप मॉर्निंग वॉक कर चलिए, आपका घुटना शरीर के कारण काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको चलने में हमेशा दिक्कत हो रही है। मैंने उन्हें 10 बार कहा होगा। वो पैदल चलते नहीं, शाम का खाना छोड़ते नहीं, उनका शरीर दिन प्रतिदिन हैवी होता जा रहा है। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि दलित समाज से आने वाले बुजुर्ग सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को भाजपाई सांसदों ने पार्लियामेंट में गिरा दिया और ब्राह्मण सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी की। हालांकि निशिकांत दुबे प्रताप सारंगी को बुजुर्ग बताकर राहुल गांधी से संसद में भिड़ भी चुके हैं। हालांकि राहुल ने बहुत सहजता से जवाब दिया और चले गए। बता दें, निशिकांत दुबे उन प्रताप सारंगी की बात कर रहे थे जिन पर ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 11 और 7 साल के 2 बेटों को जिंदा जलाने का आरोप लगा था। जब वो 1999 में ओडिशा में बजरंग दल के प्रमुख थे, तब बजरंग दल से जुड़े लोगों के एक समूह ने परिवार को जिंदा जला दिया था। ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कार में आग लगाई गई थी तब वो तीनों उसमें सो रहे थे। इस मामले में बजरंग दल के नेता को दोषी भी ठहराया गया था। वहीं वर्ष 2002 में ओडिशा राज्य विधानसभा पर बजरंग दल सहित हिंदू दक्षिणपंथी समूहों द्वारा किए गए हमले के बाद दंगा, आगजनी, हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है और संसद में लगी चोट उनकी राजनीतिक चोट बन गई है। शुरुआत में उनको हल्का सा खून दिखाया गया, फिर पट्टियों के साथ बढ़ती ही गई और अंत में पूरे सिर पर पट्टी ही पट्टी हो गई। इस साल की शुरुआत में आंध्र प्रदेश में वोटिंग लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाए जाने को लेकर 70 एफआईआर से लेकर चुनावी राज्य दिल्ली में वोटर्स का नाम हटाए जाने के आरोप तक पिछले कुछ महीनों में वोटिंग लिस्ट ने विपक्ष की चिंता के रूप में ईवीएम की जगह ले ली है। ये 2024 की समस्या नहीं है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया था, जब भारत के चुनाव आयोग ने कहा था कि वोटर्स को पहले सूचना दिए बिना नाम नहीं हटाए जा सकते। फिर सवाल बना रहा कि क्या गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं। इसको लेकर अब न्यूज लॉन्ड्री ने जांच करने के लिए 3 लोकसभा सीटों में सर्वे किया। सर्वे यूपी की फर्रुखाबाद सीट, मेरठ और दिल्ली की चांदनी चौक का किया गया। पाया गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा द्वारा जीती गई 3 लोकसभा सीटों में उन समुदायों के वोटर्स को बड़े पैमाने पर टारगेट करके नाम काटा गया जिनकी बीजेपी को वोट देने की संभावना कम थी, जैसे मुस्लिम, यादव और जाटव। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 32,000 से अधिक वोटर का नाम काट दिया गया, जहां जीत का अंतर सिर्फ 2,678 वोटों का था। सर्वे में पाया गया कि जिन इलाकों में यादव, मुस्लिम, शाक्य और जाटव थे, वहां वोटर्स का नाम कथित ऊंची जाति वाले इलाके से बड़ी मात्रा में काटे गए। मेरठ में फर्जी वोटर काफी पनपे। 2 बूथ सर्वेक्षण से पता चला कि लोकसभा क्षेत्र में 27% मौजूदा वोटर फर्जी थे। यहाँ भाजपा के उम्मीदवार सिर्फ 10,000 वोटों से जीते थे। इस साल 1 लाख से ज्यादा वोटर जोड़े गए। इसके अलावा पंजाबी और सवर्ण जाति के वोटर्स की आबादी वाले चांदनी चौक मॉडल टाउन में वोटर 3 गुना कम हटाए गए। तुलना करें अगर उन इलाकों से जहां मुस्लिम और पिछड़े वोटर्स हैं। कुल मिलाकर सर्वे में पाया गया कि जिन वोटर्स को बीजेपी को वोट देने की संभावना कम थी, उस इलाके में जमकर वोट काटे गए। इसके अलावा नए वोटर्स को शामिल करने के लिए फर्जी वोटर्स की पहचान करने के लिए और अधिक व्यापक जांच की जरूरत है। जिन इलाकों में बीजेपी को वोट देने की कम संभावना वाले जाति और धर्म के लोग रह रहे थे, वहां दबाकर वोट काटने पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि वोटर लिस्ट चुनाव आयोग का कमजोर आधार है। यही कारण है कि ये हर साल अखबारों में कई भाषाओं में विज्ञापन देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है कि कृपया अपना वोट जांचें, क्योंकि अगर आपको अपनी वोटिंग लिस्ट में कोई कमी, गड़बड़ी मिलती है तो बहुत देर होने से पहले सही की जाने की संभावना है, लेकिन 99% लोग इसकी जांच नहीं करते हैं। एसवाई कुरैशी का कहना है कि जाति और धर्म को देख बड़े पैमाने पर वोट काटे और जोड़े जा रहे हैं, राजनीतिक विचारों के आधार पर। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। ढिलाई को दूर करना जिला प्रशासन, सबसे पहले डीएम, फिर राज्य के सीईओ और चुनाव आयोग का काम है।
हाल के दिनों में मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर देश भर में गरमाई सियासत के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। उन्होंने कहा ये नए विवाद स्वीकार्य नहीं है। दरअसल पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने समावेशी समाज की वकालत की। उन्होंने कहा कि दुनिया को दिखाने की आवश्यकता है कि देश सद्भावना के साथ रह सकता है। आरएसएस चीफ ने कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है, केवल हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, लेकिन ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। आरएसएस चीफ ने भारतीय समाज में विविधता को लेकर कहा कि हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की भलाई के लिए बनाए कानूनों का दुरुपयोग उनके पति के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी या जबरन वसूली के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि गुजारा भत्ता पूर्व पति पत्नी की वित्तीय स्थिति को बराबर करने के लिए नहीं, बल्कि महिला को उचित जीवन स्तर प्रदान करने के लिए है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि हिंदू विवाह एक पवित्र प्रथा है, ये परिवार की नींव है, ये कोई कॉमर्शियल वेंचर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को इस बात को लेकर सावधान रहने की जरूरत है कि उनके हाथों में कानून के ये सख्त प्रावधान उनकी भलाई के लिए हैं, ना कि उनके पतियों को दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने के लिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 12 लोगों की मौत हो गई थी। अब इन सभी की मौतों को लेकर रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है। इस हादसे की वजह ह्यूमन एरर थी। 18वीं लोकसभा की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2017 से 2022 तक 13वीं रक्षा अवधि योजना के दौरान कुल 34 आईएएफ दुर्घटनाएं हुई। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 9 दुर्घटनाएं हुई और 8 दिसंबर 2021 को हुई दुर्घटना ह्यूमन एरर की वजह से हुई। इस घटना की जांच कर रहे अधिकारियों ने शुरुआती तौर पर बताया कि मौसम में बदलाव की वजह से हादसा हुआ था। राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा थाने इलाके में हुई टैंकर ब्लास्ट की घटना में मौत का आंकड़ा बढ़कर 9 पहुंच गया है। घटना में झुलसे घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे गैस से भरे एक टैंकर में ब्लास्ट होने से यह भयानक घटना हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ट्रक की टक्कर के बाद टैंकर में ब्लास्ट हुआ और 30 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। इस हादसे में एक बस भी पूरी तरह जल गई है। मशहूर तबला वादक और ग्रैमी अवार्ड विजेता उस्ताद जाकिर हुसैन का गुरुवार को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतिम संस्कार हो गया। जाकिर हुसैन के अंतिम संस्कार के समय भारत के मशहूर ड्रमर आनंदन शिवमणि भी मौजूद रहे। आनंदन शिवमणि ने ड्रम बजाकर उस्ताद जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस को पहले ही यूक्रेन पर पूरी क्षमता से हमला करना चाहिए था। उनके मुताबिक रूस को युद्ध के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहना चाहिए था और साल 2022 में किए गए यूक्रेन पर हमले के लिए व्यवस्थित तैयारी करनी चाहिए थी। पुतिन ने 4 घंटे से भी ज्यादा चली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बशर अल असद, रूस के परमाणु कार्यक्रम और रूस में बढ़ती महंगाई और ट्रंप से जुड़े सवालों के जवाब दिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।